हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फैंग मिंग ने सोफी के लिए एक हाई ग्रेड की मैजिकल सोर्ड को रिफाइन किया था और उसकी पावर को चेक करने के लिए शन वहां से दो लोगों के साथ गुजर रहे एक बीस्ट में अपनी पावर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो बीस्ट काफी गुस्से से फैंग मिंग और सोफी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर सोफी फैंग मिंग को पीछे रहने के लिए कहती है और वो खुद फैंग मिंग की रिफाइन की हुई सोर्ड से उस बीस्ट पे अटैक कर देती है, लेकिन वो बीस्ट सोफी के सारे अटैक से बचते हुए अपने पंजों से सोफी पे अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए सोफी ने अपनी सोर्ड को आगे कर दिया था। और उस बीस्ट का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सोफी की सोर्ड में क्रैक्स आ गए थे, पर उसने किसी तरह उस बीस्ट के अटैक को रोक दिया था। ये देखकर फैंग मिंग सोफी को वो सोर्ड ऊपर करने के लिए कहता है, और जैसे ही सोफी वो सोर्ड ऊपर करती है, वो सोर्ड डबल हो गई थी। और उसके बाद सोफी उन दोनों सोर्ड्स का यूज करते हुए लगातार उस बीस्ट पे अटैक करने लगती है। और उस मैजिकल सोर्ड की पावर को देखकर सोफी फैंग मिंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, और वो उस सोर्ड की तारीफ करते हुए फैंग मिंग से कहती है कि ये सोर्ड तो वाकई कमाल की है और इन दो सोर्ड्स को एक साथ यूज करना भी काफी आसान है। और उसी के साथ ये मैजिकल सोर्ड मेरी बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। ये सुन के फैंग मिंग सोफी से कहता है, मैं आपको इस सोर्ड से सरप्राइज करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको इसकी स्किल्स के बारे में पहले नहीं बताया था। और सोफी को उस बीस्ट पे भारी पड़ता हुआ देखकर शन उस बीस्ट में और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। ये देखकर सोफी अपनी मैजिकल सोर्ड का यूज करते हुए फेनिक्स स्पिरिट से उस बीस्ट पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो बीस्ट बुरी तरह से घायल होकर वही नीचे गिर गया था। और उस मैजिकल सोर्ड की ये पावर देखकर तो सोफी उस सोर्ड से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, और वो फैंग मिंग के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने तो वाकई एक बहुत ही पावरफुल सोर्ड को रिफाइन किया है, तुम्हारी रिफाइनिंग की स्किल्स वाकई कमाल की है। अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर फैंग मिंग थोड़ा शर्माने लगता है, लेकिन फैंग मिंग भी उस बीस्ट के अचानक अटैक करने की वजह से बहुत शॉक हो गया था, और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर इस बीस्ट को अचानक से क्या हुआ था जो इसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर हम पे अटैक कर दिया था। तभी शन वहाँ आते हुए कहता है कि मुझे लगता है इस बीस्ट के मास्टर का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो था, शायद इस वजह से वो इस बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब शन ने यहाँ पे सोफी और फैंग मिंग को झूठ बोला था, क्योंकि उसी ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट को आउट ऑफ कंट्रोल किया था। अब उसने ऐसा क्यों किया था ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। शन की ये बात सुनकर सोफी कहती है, चलो अच्छा ही हुआ, इसी बहाने मैंने इस सोर्ड की पावर को भी चेक कर लिया। सोफी उस मैजिकल सोर्ड को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, इसलिए वो रिवार्ड के तौर पर फैंग मिंग के गाल पर किस करते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है, और ये कहकर सोफी वहाँ से चली गई थी। वहीं उस किस की वजह से एक पल के लिए तो फैंग मिंग हैंग हो गया था और उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अगले सीन में हम शन और फैंग मिंग को फ्लाइंग सोर्ड पर कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ फैंग मिंग शन को बताता है कि उसने सोफी के बचे हुए मटेरियल से अपने लिए 2 हाई ग्रेड के मैजिकल वेपन्स बनाए हैं, और फैंग मिंग उन मैजिकल वेपन्स को बेचकर स्पिरिट स्टोन्स कमाने की सोच रहा था। इसलिए शन उसे इंस्ट्रूमेंट ऑक्शन में जाने के लिए सजेस्ट करता है, जहाँ वो मेडिकल वेपन्स को बेचकर स्पिरिट स्टोन्स हासिल कर सकता था। ये सुन के फैंग मिंग भी वहाँ जाने के लिए राजी हो गया था, और वो नेक्स्ट दिन ही वहाँ जाने का डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट डे हम फैंग मिंग को फैंगजी सिटी के अंदर देखते हैं, जहाँ वो सिटी को काफी गौर से देखते हुए गलती से एक बंदे के साथ टकरा जाता है, जिससे उस आदमी को फैंग मिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो फैंग मिंग से गुस्से से कहता है, लड़के क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि पीछे से मैं आ रहा हूँ। और ये कहकर वो आदमी काफी गुस्से से अपने मैजिकल चबुक को बाहर निकाल कर फैंग मिंग पे अटैक कर देता है। ये देखकर फैंग मिंग भी अपनी बनाई हुई हाई ग्रेड की मैजिकल शील्ड को बाहर निकाल कर उस आदमी के अटैक से बच जाता है, और फैंग मिंग की इस हाई ग्रेड शील्ड को देखकर वो आदमी भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, पर वो वहाँ नहीं रुकता और वो लगातार ही फैंग मिंग पे अटैक करने लगता है। ये देखकर फैंग मिंग भी अपनी शील्ड से खुद को बचाते हुए उस आदमी को पीछे की तरफ धकेल देता है, और तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो गुस्से से उस आदमी से कहती है, तुम बुढ़े कहीं के दिन दहाड़े ही एक छोटे से लड़के को परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। इस लड़की का नाम निंग था, जो कि क्यान बिंग पवेलियन से थी, और निंग को वहाँ देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर गया था, और उसने अपनी चाबुक को भी पीछे छुपा लिया था। और वो वहाँ से जाते हुए फैंग मिंग से कहता है, लड़के आज तो तुम्हें इस लड़की ने बचा लिया, पर जब तुम मुझे नेक्स्ट टाइम मिलोगे मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा कि बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फैंग मिंग मिस निंग का उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया अदा करता है, और बातों ही बातों में फैंग मिंग मिस निंग को बताता है कि वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑक्शन में अपने 2 हाई ग्रेड के मैजिकल वेपन्स को बेचने के लिए आया है। फैंग मिंग की ये बात सुनकर मिस निंग उसको अपने क्यान बिंग पवेलियन हाउस में ले जाती है। अब अगले सीन में हम फैंग मिंग को मिस निंग के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ फैंग मिंग मिस निंग से पूछता है कि क्या आप भी यहाँ पे वेपन्स बेचती हो, जिस पे मिस निंग उसे बताती है कि उसका क्यान बिंग पवेलियन हाउस यहाँ पे सिर्फ मैजिकल इंस्ट्रूमेंट को बेचता ही नहीं है, बल्कि वो उसे खरीदता भी है। जिस पे फैंग मिंग मिस्किन से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैजिकल इंस्ट्रूमेंट की कीमत क्या है, तो क्या आप मुझे उनके रेट्स
बता सकती है, जिसपे मिस निंग उसे बताती है कि मेरा यही तो काम है, मैं अपनी शॉप की अप्राइजर हूँ जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करती है। जैसे तुम्हारे पास जो शील्ड है वो एक टॉप ग्रेड का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कीमत कम से कम 500 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर होगी। अपने मेडिकल वेपन की इतनी ज्यादा कीमत सुनकर फेंग मिंग भी बहुत ज्यादा शौक हो गया था और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने सीनियर ब्रदर शेन को 200 स्पिरिट स्टोन्स में एक हाई ग्रेड का मेडिकल वेपन रिफाइन करके दिया था, जबकि यहाँ मुझे उसकी कीमत 2 गुना से भी ज्यादा मिल रही है। और तभी मिस निंग फेंग मिंग से पूछती है कि तुम्हें वो शील्ड कहाँ से मिली थी, जिसपे फेंग मिंग मिस निंग को बताता है कि मैंने खुद ही उस शील्ड को रिफाइन किया था। अब ये सुनकर मिस निंग भी फेंग मिंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही वो हाई ग्रेड के मैजिकल वेपन्स को रिफाइन करना सीख गया था। और उसके बाद मिस निंग फेंग मिंग को उसकी शील्ड दिखाने के लिए कहती है और उस शील्ड को देखकर मिस निंग समझ गई थी इसका टेक्सचर लियूजियन सेक्ट से है, तो इसका मतलब है तुम लियूजियन सेक्ट से आए हो। जिसपे फेंग मिंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है। फेंग मिंग की ये बात सुनकर मिस निंग उसे आज रात आराम करने के लिए कहती है और वो उसे एक टोकन देते हुए बताती है कि कल क्यान बिग पवेलियन में होने वाली ऑक्शन को मिस मत करना और टाइम पे ही वहाँ पहुँच जाना। जिसपे फेंग मिंग मिस निंग को ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है जिसके हाथ में फेंग मिंग का स्केच था और उस स्केच को देखते हुए मिस निंग अपने लोगों को फेंग मिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने के लिए कहती है ताकि वो पता कर सके कि क्या फेंग मिंग वही जीनियस है जिसके पास अननोन स्पिरिचुअल रूट्स हैं और जिसकी आजकल हर तरफ चर्चा हो रही है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम फेंग मिंग को क्यान बिग पवेलियन की एक मार्केट में देखते हैं, जहाँ वो देखता है कि एक लड़की एक शॉप पर अपनी एलिमेंट्री स्पेल बुक बेच रही थी जिसकी कीमत लगभग 40 स्पिरिट स्टोन्स थी। और उसी के साथ उस लड़की की एक साथी उस शॉपकीपर को मैजिक वेपन और तलिस्मैन के भी कुछ टुकड़े दे रही थी और इस सब के बदले उस लड़की को सिर्फ एक ब्लू स्टार ग्रास चाहिए था। मगर वो शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और वो उस लड़की की बेइज्जती करते हुए उसे वहाँ से भगा देता है। और तभी फेंग मिंग उस लड़की की बगल से गुजरता है और जैसे ही फेंग मिंग उसकी बगल से गुजरता है उसके गले में लगा हुआ जेड लॉकेट चमकने लगता है, जिसकी वजह से फेंग मिंग भी उस लड़की को पलट कर देखने लगता है। और तभी फेंग मिंग उस शॉपकीपर के पास जाकर उस ब्लू स्टार ग्रास के लिए 100 स्पिरिट स्टोन्स देता है, पर वो शॉपकीपर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट था और वो उसे ब्लू स्टार ग्रास देने की बजाय उल्टा उसे धमकी देने लगता है। दरअसल ये शॉपकीपर वही आदमी था जिसे सिटी में आते हुए फेंग मिंग टकराया था। उस शॉपकीपर की धमकी सुनकर फेंग मिंग उसे एक मुकाबले के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे शॉपकीपर ने भी ताऊ में आकर एक्सेप्ट कर लिया था। और वो शॉपकीपर फेंग मिंग के सामने अपनी शर्त रखते हुए कहता है कि हम दोनों में से जो भी हारेगा वो अपने घुटनों पे बैठकर अपने ओपोनेंट से माफी मांगेगा और अगर मैं हारता हूँ तो मैं तुम्हें ये ब्लू स्टार ग्रास भी दे दूंगा। जिसके लिए अब फेंग मिंग भी रेडी हो गया था। तो मैं आपको यहाँ पे मुकाबले के बारे में बता दूं। शॉपकीपर वहाँ पास में ही एक पेड़ में कुछ पिंस लगाता है जिनके होल्स में से एक थ्रेड सिल्क निकालना था, जिससे ये पता चलेगा कि किसका अपनी स्पिरिचुअल पावर पे ज्यादा कंट्रोल है। और उसके बाद वो शॉपकीपर उन पिंस के 8 होल में से थ्रेड सिल्क को पास कर देता है और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। लेकिन जब फेंग मिंग की बारी आती है तो वो शॉपकीपर के साथ साथ वहाँ पे खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि फेंग मिंग ने उन सारे के सारे होल्स में से उस थ्रेड सिल्क को पास कर दिया था। और इस वजह से किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि एक इतनी कम उम्र लड़के का अपनी स्पिरिचुअल पावर पे इतना ज्यादा कंट्रोल है। और इसी के साथ फेंग मिंग ये चैलेंज जीत चुका था। और उसके बाद फेंग मिंग वो ब्लू स्टार ग्रास लेकर वहाँ से चला जाता है और सभी लोग उसे जाते हुए हैरानी से देख रहे थे। भीड़ से निकलते निकलते रात हो गई थी और तभी हम 2 लड़कों को देखते हैं जो फेंग मिंग का पीछा कर रहे थे। और तभी फेंग मिंग को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़के भी छुप गए थे। और तभी फेंग मिंग कहता है जो भी यहाँ है बाहर आ जाओ। और फेंग मिंग की ये बात सुनकर उन दोनों में से एक लड़का बाहर जाने लगता है। ये देखकर वो दूसरा लड़का उसे वापस खींचते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, क्या वो लड़का तुम्हारा भाई है जो तुम उसके बुलाने से बाहर जा रहे हो। और ये कहकर वो दोनों लड़के छुपकर फेंग मिंग को देखने लगते हैं। और तभी फेंग मिंग कहता है मैं जानता हूँ तुम ब्लू स्टार ग्रास को एक्सचेंज करना चाहती हो। फेंग की ये बात सुनकर वो दोनों लड़के कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये लड़का क्या कह रहा है। और तभी वहाँ पे वही मार्केट वाली लड़की आते हुए फेंग मिंग से कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। तभी फेंग मिंग उस ब्लू स्टार ग्रास को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और फेंग मिंग उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैंने ये ब्लू स्टार ग्रास तुम्हारे लिए ही खरीदा था। और ये कहकर फेंग मिंग वो ब्लू स्टार ग्रास उस लड़की को दे देता है, जिसके बदले में वो लड़की भी फेंग मिंग को कुछ फ्रेगमेंट्स देती है। और उन फ्रेगमेंट्स को लेते ही फेंग का जोड़ लॉकेट एक बार फिर से ग्लो करने लगता है। वही वो लड़की उस ब्लू ग्रास को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो फेंग का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसे उस ब्लू स्टार ग्रास की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। जिसपे फेंग मिंग उस लड़की से कहता है तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने भी तो इस ब्लू स्टार ग्रास के बदले में मुझे ये फ्रेगमेंट्स दिए हैं जो कि मुझे जरूरत थे। फेंग की ये बात सुनकर वो लड़की फेंग को एक मैप देते हुए कहती है कि मुझे लगता है तुम इन फ्रेगमेंट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए मैं तुम्हें उस जगह का मैप दे रही हूँ जहाँ से मुझे ये फ्रेगमेंट्स मिले थे। और ये कहकर वो लड़की फेंग मिंग को वो मैप दे देती है
और वो फेंग से दोबारा मिलने का कहकर वहाँ से चली गई थी। वहीं फेंग उस फ्रेगमेंट वाले मैप को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसके बाद फेंग भी वहाँ से चला जाता है। वहीं वो दोनों लड़के अभी भी फेंग का पीछा कर रहे थे। अगले सीन में हम ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पे ट्रायल्स पे बोली लग रही थी और साथ ही मिस निंग उन सबको बता रही थी हमारा ऑक्शन हाउस आपके खरीदे गए ट्रायर को सुरक्षित डिलीवर करने की भी सर्विस दे रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑक्शन से बाहर निकलने पर रास्ते में चोर लुटेरे ऑक्शन में खरीदे गए ट्रायल्स को चुरा लेते थे और साथ ही वो लुटेरे उन ट्रायल्स को हासिल करने के लिए उन पे जानलेवा हमले भी करते थे। इसीलिए ऑक्शन हाउस डिलीवरी की भी सर्विस दे रहा था। मिस निंग की ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे कुछ आदमी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये तो वाकई कमाल की सर्विस है क्योंकि रिसेंटली चोर लुटेरे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और जैसे ही कोई ऑक्शन हाउस से सामान खरीद कर बाहर निकलता है वो लुटेरे उस पे हमला करके वो सामान उससे चुरा लेते हैं। अब उन लोगों की ये बातें सुनकर फेंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कहीं वो दोनों लड़के भी इसीलिए तो मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। और तभी हम उन दोनों लड़कों को ऑक्शन हाउस के बाहर देखते हैं जहाँ वो दोनों लड़के फेंग का पीछा करते हुए ऑक्शन हाउस तक पहुँच चुके थे और तभी उनमें से एक लड़का अपने छोटे भाई से कहता है तुम इसी रास्ते पे नजर रखना, मैं ऑक्शन हाउस के पीछे वाले डोर की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम्हें वो लियो जियान का डिसाइबल दिखाई देता है तो तुम उसका चुपचाप पीछा करना और जैसे ही वो किसी सुनसान जगह पे पहुँचे तुम उस पे अटैक कर देना। वहीं ऑक्शन हाउस में लास्ट बोली लग रही थी जो कि एक बहुत ही हाई ग्रेड क्वालिटी का मैजिक वेपन था जिसका नाम फ्लेम गन था। वहीं मिस निंग वहाँ पे मौजूद लोगों को उस वेपन की खूबियां बता रही थी और मिस निंग उस वेपन के बारे में बताती हुई कहती है कि ये वेपन बाई क्याओ मैन से है। और मिस निंग की ये बात सुनकर फेंग मिंग को याद आता है कि जब वो उन दोनों लड़कियों से मिला था तब उनमें से एक छोटी लड़की ने एक मैजिक रोबोट को बाहर निकाला था और उसने भी उस रोबोट का यही नाम लिया था। मुझे लगता है उन दोनों लड़कियों का बाई क्याओ मैन सेक्ट से जरूर कुछ न कुछ रिलेशन था। बाई क्याओ मैन सेक्ट से ऑक्शन खत्म होने के बाद फेंग मिंग मिस निंग के पास जाता है जहाँ मिस निंग फेंग मिंग को उसके वेपन के लिए 600 स्पिरिट स्टोन्स देती है और तभी मिस निंग फेंग मिंग का नाम लेती है। और मिस निंग से अपना नाम सुनकर फेंग मिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था कि मिस निंग को उसका नाम कैसे पता चला। जिसमें मिस निंग फेंग मिंग से कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने सुना है लियो जियान सेट में एक जीनियस रिफाइनर आया है और जब मैंने तुम्हारे उन मैजिकल वेपन्स को देखा था तो मुझे पता चल गया था कि तुम लियो जियान सेट के वही जीनियस हो। और उसके बाद मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी और उसी से मुझे तुम्हारा नाम पता चला। मैंने ये सब किसी गलत इंटेंशन से नहीं किया था, इसलिए तुम ज्यादा परेशान ना हो। मैं तो बस तुम्हारे जैसे एक अच्छे रिफाइनर को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में तुम हमारे क्यानबिंग सेक्ट और ऑक्शन हाउस की हेल्प कर सको। मिस निंग की ये बात सुनकर फेंग उनसे कहता है आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत हुई तो आप बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा। और ये कहकर फेंग वहाँ से जाते हुए मिस निंग से कहता है मैं कुछ येलो एसेंस खरीदना चाहता हूँ। जिसपे मिस निंग फेंग को बताती है कि हमारे पूरे ऑक्शन हाउस में येलो एसेंस नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें पूरे येलो बर्ड माउंटेन मार्केट में भी ये येलो एसेंस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही रेयर प्रोडक्ट है जिसे कल्टीवेटर्स अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए येलो एसेंस का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो वापस अपने सेट की तरफ जा रहा था। वहीं वो दोनों लड़के अभी भी उसका पीछा कर रहे थे और ये बात फेंग मिंग को भी पता चल गई थी, इसलिए वो जंगल में एक जगह पे जाके छुप गया था। और फेंग को वहाँ से गायब होता देखकर वो दोनों लड़के भी नीचे आते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा डरपोक है, इसीलिए तो ये हमसे डर के छुप गया। ये सब वो लड़का फेंग को उकसाने के लिए बोल रहा था ताकि फेंग गुस्से से उन दोनों के सामने आ जाए। और तभी फेंग सामने आते हुए उन दोनों लड़कों पे अटैक कर देता है जिसे वे लोग किसी तरह डोज कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर फेंग पे फायर से अटैक करते हैं, पर अब क्योंकि फेंग मिंग ने अपने फायर एलिमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था इसलिए वो बहुत ही इजीली उन दोनों के फायर अटैक्स को कंट्रोल कर लेता है। और ये देखकर वो लड़का एक बार फिर से फेंग मिंग पे अटैक कर देता है जिसे फेंग अपनी हाई ग्रेड शील्ड से रोक देता है और वो अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उनमें से एक लड़के को फ्रीज कर देता है। ये देखकर उस दूसरे लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फेंग मिंग पे अटैक करने के लिए अपने मैजिकल बीस्ट को बाहर निकालता है और वो उस मैजिकल बीस्ट से फेंग पे अटैक कर देता है। पर फेंग एक बार फिर से अपनी शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक से भी बच गया था, जिसके बाद वो बीस्ट एक साइक्लोन बनाकर फेंग पे अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ वो दूसरा लड़का अपनी सोर्ड से फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर फेंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है जिससे उन दोनों के अटैक्स आपस में ही टकरा जाते हैं, जिसके बाद उनमें से एक लड़के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो वही बेहोश हो गया था। ये देखकर फेंग मिंग अपने मन में कहता है कि ये दोनों लड़के तो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास हाई ग्रेड के वेपन्स थे, वरना तो आज मैं यही मारा जाता। और उसके बाद फेंग मिंग उनमें से एक लड़के के पास जाकर उसके टायर चेक करने लगता है। ये देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए फेंग से कहता है मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। पर फेंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी तलाशी लेने लगता है और तभी फेंग को उस लड़के के पास से एक रेड टायर मिलता है जिससे एक छोटा सा मैजिकल बीस्ट बाहर निकलता है और वो बीस्ट बाहर आते ही उन दोनों लड़कों की सोल को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो दोनों लड़के वहीं मारे जाते हैं। इस बीस्ट का नाम सोल डिवोरिंग बीस्ट था जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर और खास थे और उस सोल डिवोरिंग बीस्ट को देखकर फेंग मिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और दोनों की सोल को ऑब्जर्व करने के बाद वो बीस्ट दोबारा उस टायर में वापस चला गया था। पर फेंग मिंग अभी भी बहुत ज्यादा
ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये दोनों लड़के उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे। और फ्रेंड बिंग ये सारी बातें सोचते हुए वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।